हेलो स्टूडेंट, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पाठ के भाग 5 में मैं सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाग 4 में हमने देखा कि बचेंद्र पाल ने जब तेनसिंग नोरगे उन सभी अभियान दल के लोगों से मिलने आए उस घटना का जिक्र यहाँ पर किया है। जब अपना परिचय उन्होंने दिया तब उनका साहस बढ़ाते हुए तेनसिंग नोरगे ने ये कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है और वह एक पहले ही अभियान में एवरेस्ट शिखर को पार कर जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इस अभियान के दौरान उनके साथ हुई दुर्घटना का जिक्र यहाँ पर किया कि जब वे कैंप 3 में थे तब बुद्ध पूर्णिमा के दिन रात 12:30 बजे उनके कैंप पर एक लुस्से से एक पहाड़ी की ऊंची ढलान फिसलकर उनके तंबू पर आकर गिरी और उनके पूरे तंबू को नष्ट कर दिया। इस दुर्घटना में बचेंद्री पाल बर्फ के नीचे दब गई। उनके साथी लोमसांग ने तत्परता के साथ स्विच छुरी का प्रयोग करते हुए उसमें बर्फ की भीतर दबी बचेंद्री को बाहर निकाला। यदि उसमें थोड़ी भी देर हो जाती तो बचेंद्री की जान जा सकती थी। इस दुर्घटना में उनके 9 साथी घायल हो गए और उन्हें बेस कैंप भेजना पड़ा। इस घटना के बाद कर्नल खुल्लर ने बचेंद्र से पूछा कि क्या वह अपनी इस यात्रा को आगे जारी रखना चाहती हैं। तब बचेंद्र ने बड़ी ही साहसता के साथ कहा कि हाँ, वह अपनी इस यात्रा को आगे जारी रखेगी और वे अपनी साथियों के साथ साउथ कोल कैंप पर पहुंच गई, जहां से उन्हें अपने महत्वपूर्ण दिन की चढ़ाई करनी थी। अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए बचेंद्री ने अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे थर्मस में गर्म चाय भरकर नीचे जाने का निश्चय किया और बचेंद्री अपने तंबू से बाहर आई। उसके साथी इसीलिए पीछे रह गए थे क्योंकि वह बिना ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ रहे थे और उनके पेट पर काफी सारा बोझ था। वह काफी सामान लेकर वह चल रहे थे। जैसे ही वह अपने तंबू से बाहर आई उसकी मुलाकात मीनू से हुई। उसके अन्य साथी की और जय अभी भी कुछ पीछे चल रहे थे। जैसे ही वह थोड़ा नीचे उतर आई बचेंद्री को जय जेनेवा स्पर की चोटी के नीचे मिला। बचेंद्री ने दी गई चाय पीते हुए उसने बचेंद्री को धन्यवाद दिया, लेकिन बचेंद्री को आगे नीचे उतरने से मना किया। उसकी वजह भी थी क्योंकि अब बचेंद्री की यात्रा शिखर तक की यात्रा बहुत कम रह गई थी। अब वह अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही थी। यदि वह नीचे पहाड़ से नीचे उतर कर आती और फिर अगर कोई दुर्घटना या मौसम बदल जाता तो शायद बचेंद्री का एवरेस्ट शिखर पार करने का सपना टूट सकता था। इसलिए उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु लेखिका को कि इस अन्य साथी से मिलना था, इसलिए वह पहाड़ी से थोड़ा और नीचे उतर आई। बचेंद्री थोड़ा नीचे आई तो उसको नीचे देखकर कि हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना यानी आश्चर्यचकित रह गया कि बचेंद्री ने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली, इतना बड़ा खतरा उन्होंने क्यों लिया कि ऊपर से नीचे वह उतर आई थी। परंतु कीके इस बात का जवाब देते हुए बचेंद्र ने कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ और शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। और यही सोचकर बचेंद्री नीचे आई थी। यहाँ ये बात बहुत जानना जरूरी है कि ये पूरा अभियान एक सम्मिलित अभियान था, एक टीम वर्क था। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हुए इस शिखर यात्रा को आगे आगे बढ़ रहा था। जैसे पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह जब बचेंद्री दुर्घटना में फंसी थी तो लोमसांग इस साथी ने उनकी मदद की थी। आज जब बचेंद्री की मदद करने की बारी आई तो बचेंद्री पीछे कैसे रह सकती थी, क्योंकि इस प्रकार के अभियान में हम ये नहीं देखना है कि केवल हम ही जीत जाए या हम ही पहले शिखर पर पहुंचे, ऐसा सोचकर नहीं चला जा सकता। तो हमें एक दूसरे की सहायता करने की भावना भी अपने मन में रखनी चाहिए। इसी को हम टीम वर्क या सम्मिलित भावना कहते हैं, जिसका प्रमाण बचेंद्र ने अपने इस कार्य से दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा
अभियान दल के लोगों से मिलने नीचे उतर आए और सब मिलकर साउथ पोल जैसी सुरक्षित जगह पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से बचेंद्र की अंतिम शिखर तक की यात्रा शुरू होने वाली थी। सुबह 4 बजे उठकर बचेंद्र ने चाय, बिस्कुट और चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर अपने तंबू से बाहर आई तो उनकी मुलाकात अंगदोरजी से हुई। इस अभियान में अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे, जिसके कारण उनके पैर जल्दी ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए बचेंद्र को उनके साथ चढ़ाई करनी हो तो दिन के समय में ही चोटी तक की चढ़ाई कर वापस आना था। इसलिए अंगदोरजी तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहते थे। उन्होंने बचेंद्र से पूछा, क्या वह उनके साथ जाना चाहेगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। लेकिन बचेंद्र को अंगदोरजी पर पूरा विश्वास था और साथ साथ अपनी आरोहण क्षमता पर और कर्मठता पर भी भरोसा था। इस समय अन्य कोई व्यक्ति भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बचेंद्र अंगदोरजी के साथ शिखर तक की यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और बचेंद्र पाल साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बचेंद्री अपनी आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी, अर्थात उन्होंने काफी गर्म कपड़े पहन रखे थे, जिसके कारण बाहर की ठंडी हवाओं का ज्यादा असर उन पर नहीं हो पा रहा था। बचेंद्री और अंगदोरजी ने बगैर रस्सी की ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। उन्होंने अपनी ऊपर चढ़ने की रफ्तार एक ही जैसी रखी थी और उसी से हिसाब से वह चढ़ते जा रहे थे और बचेंद्र को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे ही वे ऊपर ऊपर चढ़ते गए तो उन्होंने देखा जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें। वे इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ हटाने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और लेखिका कहती है कि मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, क्योंकि एक गलती से सीधे नीचे खाई में गिरने का डर था। 2 घंटे से कम समय में ही बचेंद्री और अंगदोरजी शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और बचेंद्र से कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? बचेंद्र ने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि वे इसी गति से चढ़ते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तभी लाटू उनके पीछे पीछे आ रहा था। लेखिका कहती है कि जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हम सभी ने फिर से चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि बचेंद्री इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। उन्होंने बचेंद्र के रेगुलेटर पर जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति अर्थात मात्रा बढ़ाई, बचेंद्र ने महसूस हुआ कि वह सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब उन्हें आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे।
जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चला गया है। ये सब देखकर बचेंद्र की सांसें मानो रुक गई और उनके मन में यह विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है, क्योंकि अब वह शिखर से थोड़ी ही दूर थी, या यूं कहिए शिखर तक पहुंच गई थी। बचेंद्री का शिखर पर पहुंचने का सपना अब पूरा होने वाला था और वो दिन था 23 मई 1984 के दिन। दोपहर के 1:07 पर बचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी बचेंद्री पाल। एवरेस्ट की शंखों की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधे ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न था सुरक्षा का। इसलिए हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया ताकि वह कुछ देर वहां रुक सके। इसके बाद बचेंद्री ने अपने घुटनों के बल बैठ गई। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली, जिसे वे अपने साथ लाल कपड़े में लपेटकर लाई थी। छोटी सी पूजा अर्चना वहां पर उन्होंने की और उन सारी चीजों को वहीं पर बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में उन्हें अपने माता पिता का ध्यान आया। थोड़ी देर बाद वे उठी और उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी, क्योंकि अंगदौर जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया था और उनके लक्ष्य तक पहुंचाया था। साथ ही साथ बचेंद्री ने अंगदौर जी को बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। अंगदौर जी ने इसके पहले भी बिना ऑक्सीजन की शिखर तक की चढ़ाई की थी और ये दूसरी बार था जब उन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचे थे। अंगदौर जी ने बचेंद्री को गले से लगाया और उनके कानों में कहा, दीदी तुमने भी अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कुछ देर बाद सोनम पुलजर भी वहां पहुंचे और उन्होंने इस अविस्मरणीय क्षण के फोटो लेना शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता कर्नल खुल्लर को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। और वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अर्थात जिस बचेंद्री पाल को शायद ही कोई जानता होगा इस घटना के पहले, अब इस घटना के बाद बचेंद्री पाल पूरे विश्व के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गई थी। अब सारी दुनिया उन्हें एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में जानने लगेगी। इसलिए कर्नल खुल्लर ने ये कहा कि जिस संसार को उन्होंने पीछे छोड़कर आई थी, अब वह उनके संसार से बिल्कुल भिन्न होगा। बचेंद्री पाल की एवरेस्ट शिखर की इस अभियान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक सामान्य परिवार की लड़की एक अपने निश्चित लक्ष्य की ओर साहस के साथ प्रेरित होकर आगे बढ़ी। कितनी मुश्किलें उसके रास्ते में आई, परंतु हर मुश्किल का सामना बड़े ही साहस और निडरता के साथ करते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। ऐसे कई मौके आए जहां पर वे वापस उन्हें लौट सकती थी, उन्हें लौटना पड़ सकता था, परंतु अपने साहस के बल पर उन्होंने अपनी यात्रा को नहीं रोका और परिणाम ये रहा कि वह अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच गई। इससे हमें यही सीखना है कि जीवन का लक्ष्य
बड़ी ही मुश्किलों से प्राप्त होता है। यदि हमें उस लक्ष्य में को पाना है तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना बड़े ही साहस और निडरता से करना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आज के पाठ पर आधारित प्रश्न 1, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। प्रश्न 2, साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने अपने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। प्रश्न 3, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। और प्रश्न 4, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्र के किस कार्य से मिलता है। आशा करती हूँ कि पाठ का यह अंश भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और इस पर आधारित इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।